Hi everyone, I'm Eman Khan. Welcome to Law Ed by Eman. So अभी हमारा चल रहा है मुस्लिम लॉ. हमारा लास्ट टॉपिक था मर्जुल मौत और आज हम डिस्कस करेंगे प्रीएम्पशन, दैट इज शुफा. नाउ प्रीएम्पशन एक राइट होता है एक पर्टिकुलर इमूवेबल प्रॉपर्टी के ओनर का टू ऑब्टेन पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि उसकी नहीं है. कैसे? फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी ये कम्युनिटी में रहते हैं, एनक्लोज कम्युनिटी में रहते हैं, वे दे आर हैप्पी विथ ईच अदर. इन लोगों की प्राइवेसी जो है वो प्रोटेक्ट हो रही है, दे आर सेफ, दे आर कन्वीनियंट विथ ईच अदर, वो एक दूसरे को जानते हैं. ऑल ऑफ अ सडन बी डिसाइड्स टू सेल द प्रॉपर्टी एंड ही सेल्स इट टू एक्स. ऑलराइट, नाउ ए जो कि बी का नेबर है, एडजॉइनिंग हाउस में रहता है, उसको एकदम से फिक्र हुई कि क्या पता जो एक्स है, जो नया बायर है, घर का जो नया ओनर है, वो कैसा हो, वो सेफ हो ना हो बाकी नेबर्स के लिए, प्राइवेसी का क्या होगा, कन्वीनियंट होगा नहीं होगा हम लोगों के लिए. दिस लेड हिम टू बिलीव कि इससे अच्छा तो जो बी था जिसने घर बेचा है वो या ए को बेच देता है, कम्युनिटी में किसी को बेच देता. ऑलराइट, सो व्हाट ए डज, ए जो बायर होता है एक्स, उसको बोलता है कि मैं अपना प्रीएम्पशन का राइट जो है वो एक्सरसाइज करना चाहता हूँ एंड आई वांट टू बाय दिस प्रॉपर्टी फ्रॉम यू. ये होता है प्रीएम्पशन, जिसमें एक पर्टिकुलर नेबर को या तो को शेयरर को एक राइट होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के कि वो जो नया बायर है उससे वो प्रॉपर्टी वापस से रिपर्चेस कर सकता है. ये एक तरह का सब्स्टिट्यूट होता है, बायर की जगह आ जाता है प्रीएम्प्टर. ऑलराइट, नाउ ये क्यों होता है? इट इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द नेबर्स एंड द को शेयरर्स. को शेयरर्स या तो एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के हो सकते हैं को शेयरर्स, या तो एक पर्टिकुलर एम्यूनिटी के हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल लैंड या वाटर के को शेयरर्स हो, भी जो प्रीएम्पशन राइट है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं. ऑलराइट, बट इन द केस ऑफ इंदिराबाई वर्सेस नंद किशोर, यह है 1991 का केस. द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द राइट ऑफ प्रीएम्पशन इज अ वीक राइट एंड इट कैन बी डिफीटेड बाय एस्टॉपल. ऑलराइट, नाउ ये था हमारा प्रीएम्पशन का छोटा सा एक्सप्लेनेशन. अगर हम डेफिनेशन देखें, बेसिकली प्रीएम्पशन इज अ राइट which the owner of a certain immovable property possess to obtain property possession of certain other immovable property that is not his own. जैसे अभी हमने लास्ट एग्जाम्पल में देखा था कि बी ने अपनी प्रॉपर्टी एक्स को बेच दी, तब इस केस में बी का जो एकदम एडजॉइनिंग हाउस था ए, उसका जो ओनर था उसके पास प्रीएम्पशन का राइट था कि वो एक्स से वो प्रॉपर्टी वापस परचेस कर ले. प्रीएम्पशन अराइज होता है दो कंडीशंस में. पहली, इट अराइजेस ओनली इन द कंडीशन ऑफ सेल. गिफ्ट, वक्फ, इनहेरिटेंस, इन सब से जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है वो प्रीएम्पशन के अंदर कवर नहीं होती है. प्रीएम्पशन का राइट एक्सरसाइज करने के लिए इट हैज टू बी अ सेल. ऑलराइट, सेकेंड, कि जो प्रीएम्पशन का राइट है वो सेल कंप्लीट होने के बाद अफेक्ट में आता है. ऑलराइट, मतलब एक वैलिड सेल कंप्लीट हो गई, उसके बाद प्रीएम्पशन का राइट अराइज होता है. हमारे पहले एग्जाम्पल को देख लें. बी जब एक्स को अपना घर बेच देगा, बेचने के बाद ए का प्रीएम्पशन का राइट अराइज होगा. या नाउ वी विल सी कि कौन कौन प्रीएम्पशन क्लेम कर सकता है. ऑलराइट, सो इन द केस ऑफ दिगंबर जैन वर्सेस अहमद, ये है 1915 का केस. इसमें प्रिवी काउंसिल ने 4 ग्राउंड्स दिए थे जिसमें एक पर्टिकुलर पर्सन प्रीएम्प्टर बन सकता है, वो प्रीएम्पशन क्लेम कर सकता है. पहला हो गया हमारा स्टैट्यूट. अगर कोई पर्टिकुलर स्टेट का लेजिस्लेचर उस चीज के लिए परमिट करता है तो प्रीएम्पशन जो है वो एक पर्टिकुलर पर्सन क्लेम कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट ऑफ 1913, आगरा प्रीएम्पशन एक्ट ऑफ 1922 और प्रीएम्पशन एक्ट ऑफ 1896. ये सब जो एक्ट हैं वो मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स पे दोनों पे अप्लाई होते हैं. ऑलराइट, और ये स्पेशल एक्ट होते हैं लेजिस्लेचर के रिलेटिंग टू प्रीएम्पशन. तो फिर इन पर्टिकुलर स्टेट्स में यही एक्ट जो है वो गवर्न करते हैं प्रीएम्पशन को फॉर मुस्लिम्स एंड फॉर नॉन मुस्लिम्स. या सेकंड हमारा आ जाता है कस्टम, जहाँ पे कोई स्टैट्यूट नहीं है बट कस्टम्स प्रिवेल, प्रीएम्पशन को कस्टम्स गवर्न करते हैं. ऑलराइट, थर्ड है बाय कॉन्ट्रैक्ट. राइट ऑफ प्रीएम्पशन मे बी क्रिएटेड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट. इवन 2 persons ऑफ डिफरेंट रिलीजन मे एंटर इनटू सच कॉन्ट्रैक्ट. फोर्थ है बाय मुस्लिम लॉ. जहाँ कोई कस्टम नहीं है, कोई स्टैट्यूट नहीं है प्रीएम्पशन का, तो जो पर्सन है वो ये राइट मुस्लिम लॉ के अंडर भी क्लेम कर सकता है व्हेन बोथ वेंडर एंड द वेंडी आर मुस्लिम्स. ऑलराइट, नॉन मुस्लिम्स कैन आल्सो एक्सरसाइज देयर राइट ऑफ प्रीएम्पशन
कैसे? 3 तरह से, बाय लेजिस्लेशन, बाय कस्टम्स एंड बाय कॉन्ट्रैक्ट। लेजिस्लेशन से कैसे? जैसे मैं पहले कि अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट के स्टैट्यूट ने रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं रिलेटेड टू प्रीएम्पशन, तो वहां के जो प्रीएम्पशन है दे विल बी गवर्न्ड बाय दोज रूल्स, ठीक है, जैसे पंजाब और इन सब में जैसा चल रहा है। नाउ ये हो गए ग्राउंड जो दिगंबर जैन के केस में प्रिवी काउंसिल ने दिए थे। नाउ लेट्स मूव ऑन कि किस किस के पास ये राइट होते हैं। 3 तरह के होते हैं। पहला, शफी शरीक, शफी खलीत एंड शफी जार। शफी शरीक is co-share in the property. शफी खलीत is participator in the immunities and appendages of the property, जैसे right to way हो गया या right to discharge water हो गया। और शफी जार होता है neighbors, owner of adjoining immovable property। ठीक है, पहला हम डिस्कस करते हैं शफी शरीक। शफी शरीक is co-sharers। समझो एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, उसका जो ओनर है वो अपने एयर्स को 50-50 देता है। उस पर्टिकुलर ओनर के 2 लड़के हैं, तो उनको मुस्लिम लॉ के हिसाब से 50-50 मिला, और तो 50% गया ए के पास, 50% गया बी के पास। नाउ बी उसको किसी एक्स को सेल कर देता है अपना जो 50% है। यहाँ ए को राइट है प्रीएम्पशन का कि वो उस सी से वो शेयर वापस खरीद सकता है उन्हीं कंडीशंस पे जिस कंडीशंस पे बी ने सी को बेचा है। या ये हो गया को शेयर्स का राइट। दूसरा हो गया वो लोग जो या तो वाटर या तो लैंड शेयर करते हैं, पर्टिकुलर समझो एक नेबरहुड है, वो लोग सेम रास्ता यूज कर रहे हैं या उनकी सेम पाइपलाइन है सॉर्ट ऑफ, ठीक है, तो उन लोगों के पास भी प्रीएम्पशन का राइट होता है। थर्ड इज नेबर, दैट इज एडजॉइनिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी, एडजॉइनिंग हाउसेस या एडजॉइनिंग लैंड्स। या अब नाउ ये जो विसिनेज है, दैट इज जो एडजॉइनिंग लैंड वाली चीज है, वो बड़े लैंड ग्राउंड्स पे अप्लाई नहीं होती, इट अप्लाइज ऑन confined houses, garden या small pieces of land। या जो शफी जार है इसको हम 2 तरह से समझे, prior to the amendment 44 and after the 44th amendment। yeah, now prior to the amendment 44 we had a right, that was the right to acquire, hold and dispose of the property that was subject to the restriction that were giving article 19(5)। या तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट दिया था 19(1)(f) और उसमें रेस्ट्रिक्शन थे, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन 19(5). तो जो वैलिडिटी थी इस राइट की, दैट इज प्रीएम्पशन, दैट वाज सब्जेक्ट टू आर्टिकल 19(5) रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। इन द केस ऑफ भावराम वर्सेस बैजनाथ, ये है 1962 का केस, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट प्रीएम्पशन ऑन द ग्राउंड ऑफ विसिनेज इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। दैट इज विसिनेज मतलब जो एडजॉइनिंग प्रॉपर्टी वाला प्रीएम्पशन था। एंड व्हाई? It challenged our right that was guaranteed under 19(1)(f). In the case of Santram versus Lab Singh, it was held that the customary law of preemption on the ground of vicinage imposed unreasonable restriction on the right to acquire, hold, and to dispose of property guaranteed by Article 19(1) of the Constitution and was void। 44th amendment के पहले जो preemption का right था on the ground of vicinage, that is adjoining houses वाली चीज, वो void करार कर दी गई। ये हो गया 44th amendment के पहले। अब आया 44th अमेंडमेंट जिसमें 19(1)(f) एब्रोगेट हो गया, तो पलट गई कंडीशन। 19(1)(f) एब्रोगेट हुआ, पास से वो राइट चला गया एंड वापस आ गया विसिनेज वाला ग्राउंड फॉर द राइट ऑफ प्रीएम्पशन। तो विसिनेज वाला जो ग्राउंड था प्रीएम्पशन का उसको रिवाइव करा गया और 19(1)(f) जो था उसको एब्रोगेट कर दिया गया। नाउ द एसेंशियल्स ऑफ प्रीएम्पशन इन्फोर्स करने के लिए क्या क्या जरूरी होता है। पहला है कि पार्टीज कॉम्पिटेंट होना चाहिए, दूसरा सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्रीएम्पशन और तीसरा फॉर्मेलिटीज। नाउ पार्टीज कॉम्पिटेंट होना चाहिए मतलब जो को शेयर्स हैं प्रॉपर्टी के, जो शफी शारीक है होते हैं, वो ओनर होना चाहिए उस अनडिवाइडेड शेयर के इन द प्रॉपर्टी। जो ओनरशिप होगी वो कंप्लीट ओनरशिप होगी, मतलब जो प्रीएम्पशन है वो अराइज नहीं होता है ऑन सेल ऑफ लीज होल्ड इंटरेस्ट इन द। जो प्रीएम्प्टर है वो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का, जो एडजॉइनिंग प्रॉपर्टी है उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का ओनर होना चाहिए। दूसरा है सब्जेक्ट ऑफ प्रीएम्पशन, जो सब्जेक्ट होगा प्रीएम्पशन का वो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी ही हो सकती है, और जो प्रीएम्पशन होगा वो उस पर्टिकुलर पूरे शेयर का होगा जो कि सोल्ड हुआ है, पार्ट शेयर का प्रीएम्पशन नहीं होता। लेकिन इसका एक्सेप्शन ये है कि अगर अलग अलग प्रॉपर्टीज सोल्ड ऑफ हुई हैं बाय वन पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, तो जो प्रीएम्प्टर है वो किसी भी एक प्रॉपर्टी का प्रीएम्पशन क्लेम कर सकता है। थर्ड इज फॉर्मेलिटीज। पहली फॉर्मेलिटी हमारी आ जाती है तलब मुवासिबत, दूसरी तलब इशात और तीसरी तलब तमलीक। तलाब मुवस्सिबात इज इमीडिएट डिमांड, मतलब जैसे ही केम टू नो अबाउट द सेल ऑफ पर्टिकुलर इमूवेबल प्रॉपर्टी जिससे आप अफेक्ट हो सकते हैं, आप उस पर एक्ट करते हैं एंड यू अनाउंस योर इंटेंशन ऑफ क्लेमिंग दैट पर्टिकुलर राइट ऑफ प्रीएम्पशन। ऑलराइट, यहाँ पे हम अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि यस हम एक्सरसाइज कर रहे हैं हमारा राइट ऑफ प्रीएम्पशन अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर ओनर। ऑलराइट, नाउ
इसमें ज़रूरी ये है कि जो फर्स्ट डिमांड होगी वो प्रॉम्प्ट होगी। ये नहीं कि आपको आज पता चला प्रॉपर्टी की सेल आउट होने का और आप 1 महीने बाद अपना प्रीएम्प्शन का राइट क्लेम करना चाहें, ऐसा नहीं होता। इट शुड बी इमीडिएट। सेकंड इज तलाब इशत, दैट इज कंफर्मेटरी डिमांड। मतलब अगर तलब मुवस्सबत से कुछ नहीं होता तो फिर आता है ये डिमांड। ऑलराइट, या इस पर्टिकुलर डिमांड के लिए कुछ रिक्विजिट्स होते हैं। जैसे पहला, द प्रीएम्प्टर मस्ट अफर्म हिज इंटेंशन टू असर्ट हिज राइट रिफरिंग एक्सप्रेसली टू हिज having made the immediate demand of talab muwassibat. दूसरी, they make a formal demand in presence of either buyer or seller or on the subject of particular sale and in the presence of 2 witnesses. तो यहाँ फर्स्ट और सेकंड डिमांड में क्या डिफरेंस आता है कि फर्स्ट डिमांड में सिर्फ अनाउंसमेंट हो रहा है, एक इंटेंशन जाहिर करा जा रहा है कि हाँ मैं अपना प्री एम्प्शन का राइट जो है वो क्लेम करना चाहता हूँ। और सेकंड डिमांड में क्या हो रहा है, यहाँ हम विटनेसेस के सामने कर रहे हैं, बायर या सेलर या तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑफ सेल जो है उसके ऊपर कर रहे हैं। ऑलराइट, ये हो गया हमारा डिफरेंस। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट और सेकंड डिमांड मर्ज हो सकती हैं। जैसे जो फर्स्ट डिमांड होगी, इमीडिएट डिमांड होगी, उसी टाइम जो प्री एम्प्टर है वो विटनेसेस के सामने और बायर एंड सेलर के सामने अनाउंस कर दे कि नहीं मैं अपना प्री एम्प्शन का राइट जो है वो क्लेम करना चाहता हूँ। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हेल्ड किया था 1930 के केस में, दैट वाज इमामुद्दीन वर्सेस मोहम्मद। नाउ व्हेन द राइट ऑफ प्री एम्प्शन इज लॉस्ट, पहला है डेथ से। इसमें दो अलग अलग पर्सपेक्टिव है, पहला सुन्नी लॉ का, दूसरा शिया लॉ का। अकॉर्डिंग टू सुन्नी लॉ, विद द डेथ ऑफ प्रीएम्प्टर जो प्रीएम्प्शन का राइट है वो डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू शिया लॉ ये ट्रांसफर हो जाता है टू इट्स heirs। फॉर एग्जाम्पल, ए फाइल करता है प्रीएम्प्शन की सूट अगेंस्ट बी। इन द प्रोसीजर ए डाइस, तो यहाँ पे ए के heirs को ट्रांसफर नहीं हो सकता प्रीएम्प्शन, और सूट जो है वो ए के heirs कंटिन्यू नहीं कर सकते। लेकिन अंडर शिया लॉ ए के जो heirs होंगे वो उस पर्टिकुलर सूट को कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरा, अगर जो प्रीएम्प्टर है वो अपना राइट वेव कर दे और कॉम्प्रोमाइज में आ जाए बायर के साथ, वो खुद उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के सेल में हेल्प कर चुका हो, या वो उस पर्टिकुलर वेंडी से जो प्रॉपर्टी है, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, वो लीज पे ले ले, या जो प्रीएम्प्शन की डिमांड्स है वो फॉलो ना कर पाए। नेक्स्ट, जो प्रीएम्प्टर है वो अपने साथ किसी ऐसे इंसान को को प्लेंटिव बना ले जिसके पास शुफा का राइट ना हो। नेक्स्ट, जब वो फॉर्मेलिटीज ना पूरी कर पाए, दैट इज तलब मुवस्सिबात जो है, तलब इशात जो है वो पूरी ना कर पाए। एंड द लास्ट, व्हेन ही ट्रांसफर्स द इमूवेबल प्रॉपर्टी टू समवन एल्स, मतलब either he transfers that particular land or forfeits the land. So this was preemption, that was shufa in Muslim law. For my next video, stay tuned. Until then, good luck. Bye.